नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल एपीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। तमाम छोटी बड़ी खबरों के ऊपर रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। जी हां, उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले साहसी वीरों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने संदेश में उत्तराखंड के निस्वार्थ सेवा की परंपरा को स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राज्य में कई वीर सपूतों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। मुख्यमंत्री धामी ने अपनी बहादुरी और पराक्रम के माध्यम से देश के सम्मान को बनाए रखने के लिए भारतीय सेना की अटूट प्रतिबद्धता की प्रशंसा की, जिसे दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने कहा, देश हमेशा कारगिल युद्ध में सीमाओं की रक्षा के लिए बहादुर सैनिकों के बलिदान को याद रखेगा। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी के योगेश का, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बन गए हैं। जी योगेश, आज समस्त भारत कारगिल दिवस मना रहा है और यह एक बेहतर मौका भी है हमारे तमाम सपूतों को याद करने का। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसी बाबत बात की है। इस मामले में और जानकारी आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, आज देश भर में कारगिल दिवस मनाया जा रहा है और याद किया जा रहा है उस दिन को जब भारतीय सेना ने जीत हासिल की थी और एक बड़ी जीत हासिल की थी। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें हम, तो उत्तराखंड के सैनिकों, बहुत बड़ी संख्या में सैनिक जो है वो भारतीय सेना में रहते हैं और करगिल युद्ध भी जो हुआ था उसमें भी उत्तराखंड के बहुत बड़े संख्या में सैनिक थे जो उत्तराखंड से थे और जो भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे थे। ऐसे में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने भी आज जो मंत्री हैं, सारे लगभग मंत्री वहां पर मौजूद थे। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कार्यक्रम शहीद स्थल में जो है वो किया गया। तो वहां पर मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने याद किया कि किस तरह से जो भारतीय सेना में उत्तराखंड के फिर भारत के जो सैनिक थे उन्होंने अपना बलिदान दिया था और आखिर में जो है भारतीय सेना ने जीत हासिल की थी। जी, उत्तराखंड में भी जो सेना के जवान हमारे थे, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। क्या उनके परिवार वालों के लिए भी एक मैसेज है कि सरकार उनके साथ खड़ी है? नहीं, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में कहा ही जाता है कि हर घर से एक सैन्य में जो है सैनिक जरूर है, हर घर में, ये वास्तविकता है। अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड के हर घर में एक सैनिक जरूर होगा जो भारतीय सेना के विभिन्न जो, फिर चाहे हम थल सेना की बात करें, वायु सेना की बात करें, जल सेना की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, जो अपनी सेवा जरूर दे रहा होगा। और ऐसे में हमेशा से उत्तराखंड के लोग जो जितने भी युद्ध भारत ने लड़े हैं उन युद्धों को याद करते हैं। फिर चाहे हम किसी भी युद्ध की बात कर ले, चीन के साथ कर ले, या बांग्लादेश जब बना था उसकी बात कर ले, या फिर हम करगिल युद्ध की बात कर ले, हर युद्ध को भारतीय सेना के साथ साथ उत्तराखंड के लोग भी याद करते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब इस सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं तो उत्तराखंड का हर व्यक्ति उनके साथ खड़ा नजर आता है। जी योगेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी बातचीत करेंगे हमारी अगली खबर को लेकर। फिलहाल आपका बेहद धन्यवाद। अब बात करेंगे, कांग्रेस इन दिनों केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाल रही है। केदारनाथ धाम को लेकर उसके व्यवसाय और कई मुद्दे इस यात्रा के मुख्य पहलू हैं। हालांकि बीजेपी इसे केदारनाथ में होने वाले उपचुनावों को लेकर राजनीतिक यात्रा करार दे रही है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं के अनुसार ये उनकी आस्था के प्रतीक केदारनाथ के लिए यात्रा है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, जो लोकसभा चुनाव में कुछ दिन पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि करण महारा की से यात्रा कुर्सी बचाने की यात्रा ज्यादा नजर आती है। उनके अनुसार हाल में कांग्रेस भवन में हुई पीएल पूनिया की बैठक में कई नेता करण महारा के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। ऐसे में करण महारा को लगता है कि जल्द उनकी कुर्सी हिल सकती है। लोकसभा चुनावों में हार तो वैसे भी करण महारा के खराब नेतृत्व की वजह से हो चुकी है। ऐसे में करण महारा ने इस यात्रा को शुरू कर दिया ताकि थोड़ा सा समय उन्हें मिल जाए। इस बारे में और देखिए, मैं बहुत स्पष्ट मेरी धारणा है कि ये केदारनाथ बचाओ यात्रा नहीं है, ये कुर्सी बचाओ यात्रा है। इस समय पे जो अखबारों के माध्यम से या जो सूचनाएं मिलती हैं और
क्योंकि मैं 55 साल कांग्रेस में रहा हूँ, तो कांग्रेस के बहुत सारे पुराने मित्र हैं जो बातें करते हैं, उससे बड़ा स्पष्ट है कि अभी जब यहाँ पुनिया जी आए थे, तो जब यहाँ 5 सीटों पर हार की समीक्षा हुई, तो अधिकांश लोगों ने, मेजोरिटी ऑफ द कांग्रेसमैन ने यही कहा कि यदि इनके नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस रही तो वो चौपट हो जाएगी, हो गई है और हो जाएगी, आगे भी बिल्कुल हो जाएगी। तो इसलिए इन्हें कुछ डर सा सताया और इन्होंने केदारनाथ यात्रा निकालने का फैसला लिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश लगातार बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी योगेश, कांग्रेस के पुरानी साथी की यह टिप्पणी आखिर क्या मायने रखती है, खासकर उत्तराखंड के परिदृश्य में? जी बिल्कुल, जब हम दिनेश अग्रवाल की बात करते हैं तो दिनेश अग्रवाल उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और अभी अभी उन्होंने जो है लोकसभा के चुनाव में भाजपा ज्वाइन कर ली। लेकिन जब दिनेश अग्रवाल से यात्रा के बारे में पूछा गया, क्योंकि कांग्रेस इस समय जय गंगा जय केदार करके यात्रा निकाल रही है, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो करण मेहरा के नेतृत्व में निकाल रहे हैं और हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक 14 दिन की ये यात्रा है। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इसमें, तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि प्रदेश अध्यक्ष अपनी कुर्सी बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। आप जिस तरह से आपने भी सुनाया, उन्होंने बोला कि जो पुनिया है समीक्षा करने के लिए जो पहुंचे थे, उनके वरिष्ठ केंद्रीय नेता जब पहुंचे थे तो हर बड़े नेता ने कहा था कि करण मेहरा जो है उनसे ठीक से बात नहीं करते हैं, करण मेहरा उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, करण मेहरा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये बात हर किसी ने वहां पर रखी थी और सीधे तौर पर कहा था कि अगर अगले आने वाले जो चुनाव, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव है, इसके बाद ग्राम पंचायत के चुनाव है और तो जो है केदारनाथ का उपचुनाव है, तो इन चुनाव में अगर हम करण मेहरा के नेतृत्व में जाते हैं तो पार्टी को बहुत नुकसान हो सकता है। ये उन्होंने कहा कि मेरे कई दोस्त हैं, क्योंकि मैं पार्टी में इतने सालों रहा हूं तो मेरे अंदर सब दोस्त हैं और सब मुझे बता रहे थे कि अंदर जब बात हुई थी पुनिया से तो किस तरह से अपनी बात लोगों ने रखी थी। तो इतना जरूर है कि यात्रा निकाल रहे हैं और भले ही अगर हम बात करें कि अब तो ये भाजपा में चले गए, ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि लंबे समय कांग्रेस में रहे हैं और करण मेहरा की अगर बात करें तो बिल्कुल इस समय कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो करण मेहरा के नेतृत्व में काम करना नहीं चाहते। ये सबको पता है, क्योंकि करण मेहरा एक यंग है अभी और वरिष्ठ यहाँ पे कई नेता हैं, तो वो करण मेहरा से असहज महसूस करते हैं और करण मेहरा भी देखने में नजर आता है कि उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, उन्हें ज्यादा तवज्जो देते हुए नजर नहीं आते और इसका नुकसान हो सकता है कि कांग्रेस को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ सकता है। चलिए, तो सियासी अंतर कलह की परतें एक के बाद एक खुलती आ रही है और खासकर तब जब खुद बीजेपी में शामिल हो गए उनके एक दिग्गज नेता। बहरहाल आप हमारे साथ बड़े रहिए, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां कई दिनों से यह बात सामने आ रही थी कि केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित और संत समाज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नाराज चल रहे हैं। लेकिन इन सब खबरों पर तब विराम लग गया जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे और वहां पर तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ संतों ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। इसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने एक बयान भी जारी किया जिसमें वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा का कहना है कि हमारे पास जो सूचना आई है उसमें यह सामने आया है कि जितने तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया, उससे ज्यादा तीर्थ पुरोहित और साधु संत उनसे नाराज हैं। यह सब सिर्फ एक दिखावा है। जीत के 25 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश संयोजक लीगल आर्यन देव उनियाल के नेतृत्व में रजत जयंती मनाई गई और इस मौके पर शहीद भगत सिंह चौक से शहीद स्थल तक मशाल रैली निकाल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और भारत माता की जय और भारतीय सेना की जय के नारों से वातावरण गुंजायमान हो गया। बड़ी संख्या में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता शहीद भगत सिंह चौक पर एकत्र हुए और कारगिल युद्ध के 25 वर्ष पूरे होने पर शहीदों के सम्मान में मशाल रैली निकाली गई, जिसमें शहीदों और सेना के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की गई। शहीद स्थल पहुंचने पर उनकी याद में दिए जलाए गए और अखंड ज्योति भी जलाई गई। उनियाल जी, आज आप कारगिल
आज हमारे कारगिल की जीत को 25 वर्ष पूरे हुए हैं। हम इसे रजत जयंती के रूप में मनाना चाह रहे हैं। जितने भी हमारे सैनिक थे, उनका बलिदान, उनका शौर्य और उनकी हिम्मत के लिए हम ये मशाल रैली निकाल रहे हैं। ये एक सिंबॉलिक रैली है जिससे हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि 9000 फीट पे जो जितने सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, 527 लोग मरे हैं और साथ ही साथ उन्होंने शहादत दी है। उसके साथ ही साथ कम से कम 1600 लोग इंजर्ड रहे हैं। तो ये मशाल रैली उन्हीं के लिए, उन्हीं के बलिदान के एक सम्मान देने के रूप में है। ये रैली कहाँ से होकर कहाँ तक जाएगी? ये रैली हम पिक्चर पैलेस से शहीद स्थल तक निकाल रहे हैं। शहीद स्थल में हम दिया जलाएंगे, अखंड ज्योति जलाएंगे। और वहीं मजदूर संघ ने विगत 3 दिनों से शहीद स्थल झूलाघर पर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। गुरुवार को उप जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। जिलाधिकारी ने मजदूर संगठनों को वार्ता के लिए नगर पालिका सभागार में आमंत्रित किया, जिस पर मजदूरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उप जिलाधिकारी के समक्ष अपनी मांगों को रखा, जिस पर उन्होंने अधिशासी अधिकारी को निर्देशित दिया कि सभी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। इसके बाद मजदूर संगठनों ने अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। इस मौके पर उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि मजदूर संगठन के साथ सकारात्मक वार्ता हुई है और उनकी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्यवाही की जा रही है, जिसके बाद उनका धरना प्रदर्शन फिलहाल स्थगित हो गया है। उत्तराखंड पुलिस के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार के निर्देश पर पुलिस विभाग के लिए इंटरनेट मीडिया नीति तैयार की गई है, जिसमें विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पर मर्यादा तय की गई है। पुलिस की इस नीति के तहत 41 क्रियाकलापों को प्रतिबंधित किया गया है। इस नीति के तहत पुलिस विभाग के कर्मचारी वर्दी में दफ्तर एवं सरकारी वाहनों के साथ अपनी फोटो और रील नहीं बना सकते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की किछा कोतवाली में तैनात एक महिला पीआरडी जवान सरकारी आदेशों की खूब धज्जियां उड़ाते हुए ड्यूटी के समय पर ही वर्दी में फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर खूब फॉलोअर्स बटोर रही है। जो फॉलोअर इनसे मिलने आते हैं उसको गिफ्ट भी बांटती है और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करती है। उधम सिंह नगर जिले की किछा कोतवाली में तैनात पीआरडी की महिला जवान किरण जोशी ड्यूटी के दौरान ही वर्दी में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर शेयर करती है। पीआरडी महिला जवान किरण जोशी की कुछ यूट्यूबरों द्वारा भी वीडियो बनाई जाती है। उनके द्वारा बनाई गई वीडियो को पीआरडी महिला जवान अपने सोशल मीडिया साइट पर शेयर करती रहती है। इन वीडियो को सोशल मीडिया साइट पर युवक पसंद कर रहे हैं और पीआरडी महिला जवान को फॉलो भी कर रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों ने वीडियो का अवलोकन कर आगामी कार्रवाई करने की बात कही है। ये जितने भी हमारे उत्तराखंड पुलिस के कर्मचारी हैं और जो उनके सहवर्ती कर्मी हैं, इनके सबके लिए एक एसओपी जारी हुई है हमारे पुलिस मुख्यालय से। और सोशल मीडिया के प्रयोग के संबंध में वो एसओपी जो है वही सारी गाइडलाइंस उसमें लिखी हुई हैं। और ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ हमें प्राप्त हुआ है, इसमें डिटेल्स जो हमें आज ही मिले हैं, उसका हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि अगर उसमें किसी भी एसओपी का वायलेशन या कंडक्ट रूल्स का इसमें वायलेशन होगा तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और ये मीडिया जो है हमारे आज। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बलबाबा स्थित गाड़ियों के फिटनेस सेंटर पर छापेमारी की। आरटीओ की देखरेख में संचालित होने वाले फिटनेस सेंटर में कमिश्नर के छापे की खबर से मानो हड़कंप ही मच गया। देखते ही देखते सारे दलाल वहां से भाग खड़े हुए। कुमाऊं कमिश्नर ने जब वहां काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की तो कोई भी ठीक से जवाब तक नहीं दे पाया। इसके बाद फिटनेस सेंटर के संचालन में आरटीओ की भूमिका पर भी सवाल उठने तो लाजमी थे। कमिश्नर दीपक रावत ने बदहाल व्यवस्था को देखते हुए वहां मौजूद वाहन चालकों से पूछताछ की तो यह पता चला कि यहां लंबे समय से ओवर रेटिंग और दलाली का मानो बोलबाला है। जब यह फिटनेस सेंटर आरटीओ के अधीन चलता है, उसके बावजूद आरटीओ ने कभी यहां औचक निरीक्षण नहीं किया। इस वजह से कमिश्नर ने नाराजगी जताते हुए आरटीओ को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही कमिश्नर ने कहा कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने इंस्पेक्शन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं, किसी भी कार्यालय में कहीं से भी किसी भी प्रकार के
मेल प्रैक्टिसेस, करप्शन, भ्रष्टाचार, ऐसी कोई भी शिकायत हो तो उसको बिल्कुल भी टॉलरेट ना किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पे की जाए। आज जो मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे काम करने के तरीके में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। पब्लिक ने यहाँ पे मुझे बताया है यहाँ पे ऐसे अनऑथराइज्ड लोग भी घूम रहे हैं और काम करवा रहे हैं जिनका इससे कोई वास्ता नहीं है, जो ड्राइवर्स नहीं है, जो इनका स्टाफ भी नहीं है। मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे कमरे भी मुझे मिले हैं जहाँ पे पब्लिक का कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन वहाँ पे वो जा रहे हैं। जो निर्धारित फीस है उससे ज्यादा लेने की काफी लोगों ने मुझे शिकायत की है, जिसकी पुष्टि करने के लिए मैंने आरटीओ से कहा है कि पूरे 1 महीने का इनका डेटा निकालें, यहाँ पे कौन कौन लोग घूम रहे हैं जो काम करवा रहे हैं अनऑथराइज्ड तरीके से। वैसे कुमाऊं कमिश्नर अपने औचक निरीक्षण के लिए जाने जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इससे क्या कुछ निकल कर आता है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां उत्तराकाशी के यमुनोत्री धाम में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। यमुनोत्री क्षेत्र में बीती रात अतिवृष्टि होने के कारण नुकसान का जायजा लेने और तात्कालिक रूप से आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए उप जिलाधिकारी बड़कोट सहित संबंधित विभागों को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। डीएम के निर्देश के अनुसार तहसीलदार बड़कोट के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम जानकी चट्टी क्षेत्र में पहुंची। एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन के कार्मिकों ने जानकी चट्टी क्षेत्र में नदी के तटवर्ती क्षेत्र के भवनों को रात में ही खाली कराकर प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया था। यमुना नदी के आसपास के किनारे राणा चट्टी, हनुमान चट्टी, सयाना चट्टी, पालीगाड़ में पुलिस संचार माध्यम से रात्रि में ही लोगों को सतर्क कर दिया गया था। जिला आपदा प्रबंधन केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत रात्रि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से यमुनोत्री धाम में नदी के किनारे पुरोहित सभा के कक्ष आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की खबर आई और मंदिर समिति के जनरेटर के साथ स्ट्रीट लाइट भी क्षतिग्रस्त हुई। वहीं यमुनोत्री मंदिर के निचले क्षेत्र में मालवा आया है। इसके अलावा राम मंदिर में पर्यटन विभाग का पंजीकरण केंद्र भी है, उसके भी क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। जानकी चट्टी में पार्किंग में पानी आने से एक बाइक और 3 खच्चर बहने की भी सूचना मिली है। कई होटल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों के भीतर मलबा घुस गया है। बादल फटने से और कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन फिलहाल किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त तो रहा ही है, इसके साथ ही अब पिथौरागढ़ जिले के नाचनी में ऐतिहासिक शिव मंदिर में भी आपदा देखने को मिल रही है। रामगंगा नदी लगातार शिव मंदिर की ओर कटान कर रही है। वहीं मंदिर से लगे लगभग 10 परिवारों को भी खतरा है। कल रात की भारी बारिश के कारण मंदिर की चहारदीवारी का एक हिस्सा रामगंगा नदी में समा गया। इस इलाके के लोग रात भर नहीं सो पाए, क्योंकि कभी भी नदी कटान कर सकती है। वहीं देहरादून में नगर निगम की जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, जिसमें एक ताजा मामला बीजेपी पार्षद से जुड़ा हुआ सामने आया है, जिसमें बीजेपी पार्षद के पति ने नगर निगम की जमीन करोड़ों रुपए में खरीदी कर ली गई। इस पर अब मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि जो नगर निगम की जमीन है उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है और हमारी कोशिश है कि जितने भी नगर निगम की जमीन है उनसे अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए और इसके साथ ही ऐसी जमीनों को चिन्हित कर उनके तारबाड़ भी कराए जा रहे हैं। कुछ जगह पर अभी भी तारबाड़ की कार्रवाई चल रही है और जो जगह खाली पड़े हैं उन पर हरेला पर्व के अंतर्गत पौधारोपण की कार्रवाई भी की जा रही है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए एपीएन न्यूज़। नमस्कार।